इंजन रख सकता है। इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी भी इंजन की नहीं होती है, ये नामुमकिन है इससे ज्यादा एफिशिएंसी रखना। सो नाउ वी हैव टू प्रूव सेकंड पार्ट ऑफ कॉनव थ्योरम। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। सो सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स अगेन रीराइट द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब देखिए डेल्टा यू जो है वो, चूंकि हमारे पास कॉर्नर इंजन जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, एंड वी नो द value of change in function of state for a reversible cycle, for a reversible process is always zero. Here u internal energy is a function of state, so change in u is equal to zero for a reversible process, for a reversible cycle. So ये zero हो जाएगा. Now here you put this delta u is equal to zero in this equation, and you can get change in heat is equal to चेंज इन वर्क डन। इसका आप मॉड ले लें, इसके सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड देखनी है, अभी हम इसकी डायरेक्शन को नहीं देख रहे, या सॉरी साइन नहीं देख रहे हैं, whether it is negative or positive. So what is W work done? डेल्टा W किसके इक्वल है? डेल्टा Q, यानी कि चेंज इन हीट। तो चेंज इन हीट हमारे पास क्या है? हीट इन माइनस हीट आउट। वो हीट जो सिस्टम ले रहा है, जो इंजन जो है वो इनटेक कर रहा है, जो ले रहा है, माइनस वो हीट जो सिस्टम जो है वो आउट कर रहा है, यानी कि सिंक को थ्रू कर रहा है, दैट इज हीट आउट। तो वर्क टर्म जो है वो बेसिकली चेंज इन वर्क जो है वो किसी इक्वल आ जाएगा? डेल्टा क्यू के। तो हीट इन माइनस हीट आउट। सो नाउ व्हाट विल बी द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिवर्सिबल प्रोसेस? क्या होगा? ठीक है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? चेंज इन एंट्रोपी हाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सिंक के लिए, सॉरी हीट रिजर्वायर के लिए, चेंज इन एंट्रोपी फॉर हीट रिजर्वायर प्लस चेंज इन एंट्रोपी फॉर सिंक बाथ और फॉर हीट सिंक। तो एंट्रोपी किसकी इक्वल होती है? Q ओवर T। तो यहाँ पे Q हाई ये वो हीट है, हीट इन, इसको Q इन भी आप लिख सकते हैं, Q1 भी लिख सकते हैं, Q इन डिवाइडेड बाय T1 और T हाई, वो टेम्परेचर जो हीट पाथ का टेम्परेचर है। ये वो हीट है जो सिस्टम जो है आपकी गैस जो है, वर्किंग सब्सटेंस जो है वो हीट पाथ से ले रही है, हीट Q1 हीट, इसको हम क्यू हाई भी कह सकते हैं, क्यू हाई डिवाइडेड बाय टी हाई। नेगेटिव साइन इसलिए कि ये हीट जो है ये हीट बाथ में से निकल रही है, ठीक है, जो हीट निकल रही है वो नेगेटिव साइन आएगी। जो हीट, ये हीट जो है क्यू लो जो है ये वो हीट है जो हीट सिंक को जा रही है, उसमें ऐड हो रही है, जा रही है उसमें, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। जो हीट निकल रही है किस चीज में से वो नेगेटिव साइन होगा, जहाँ पे हीट ऐड हो रही है, जा रही है किस चीज में, वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। तो डेल्टा एस जो है यानी कि चेंज इन एंट्रोपी जो हीट सिंक की है या बात की है, सिंक बात की है, वो क्यू लो ओवर टी लो। और ये किसके इक्वल होगा? ये टोटल चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस जो है ये हमेशा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। टोटल एंट्रोपी फॉर अ कॉम्पोजिट सिस्टम कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। डेल्टा एस फॉर अ कॉम्पोजिट सिस्टम कैन नेवर बी लेस देन जीरो। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, या तो ये ग्रेटर देन जीरो होगी टोटल चेंज इन एंट्रोपी, या फिर इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन जीरो कब होती है और इक्वल टू जीरो कब होती है? अगर तो प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है, देन डेल्टा एस टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी अगर प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है। इफ प्रोसेस इज reversible, then for a reversible process change in entropy delta S is equal to zero। हमेशा change in entropy जो है वो zero होगा। So only entropy change of the heat bath and heat sink। सिर्फ अब देखिए टोटल सिस्टम में से जो है एंट्रोपी चेंज हो रही है वो सिर्फ हीट सिंक की और हीट बाथ की हो रही है, इसके अलावा और किसी भी पार्ट की एंट्रोपी चेंज जो है नहीं हो रही। टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द एंटायर सिस्टम इज जीरो। डेल्टा एच जो है वो टोटल चेंज जो है वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? बिकॉज अगेन हियर एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट।
तो हमें पता है कि किसी भी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंड जो फंक्शन ऑफ स्टेट है उसमें जो चेंज होता है डेल्टा होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो डेल्टा एस दैट मस्ट बी जीरो फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर द होल एंटायर सिस्टम। इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये आपका इंटायर सिस्टम है, ठीक है। इस इंटायर सिस्टम के लिए जो डेल्टा एस जो है वो जीरो होगा। हीट बाद की एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं है, हीट बाद का एंट्रोपी चेंज जो है वो ये जीरो नहीं है। इस तरह से हीट सिंक की भी जो एंट्रोपी चेंज है वो जीरो नहीं है, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है। लेकिन इस इंटायर सिस्टम की एंट्रोपी चेंज है जो कि बेसिकली सम है एंट्रोपी चेंज ऑफ हीट बाथ प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ हीट सिंक, इनकी जो दोनों एंट्रोपीज की जो चेंज का सम होगा उसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास इंटायर सिस्टम की एंट्रोपी आएगी एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। Why it should be zero? Because it is a reversible process. रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो है वो एंट्रोपी चेंज हमेशा जीरो होता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता, इरिवर्सिबल इंजन होता, इरिवर्सिबल साइकिल होता तो फिर हम डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर देन जीरो लेते हैं। सो इसका मतलब है कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी यानी कि ये जो साइड है ये किसके इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के। इसको जस्ट रीराइट करें, इसको उधर ले जाएं, ठीक है। सिंपली मैंने जैसे उसको रीअरेंज किया है, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं और फिर इसको क्यू हाई को इधर ले जाएं, डिवाइड कर दें, इसको इस तरफ ले जाएं डिनोमिनेटर में और इस टी लो को इस तरफ ले जाएं, ठीक है। जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। इन इक्वालिटी को रीराइट करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ईटा एफिशिएंसी क्या है, बाय डेफिनेशन किसकी इक्वल होती है, इनपुट ओवर आउटपुट, ठीक है, सॉरी आउटपुट ओवर इनपुट। एफिशिएंसी हमारे पास है आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट क्या है वर्क टन है, डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है, ये वो हीट है जो सिस्टम या आपकी जो गैस है वो हीट बाहर से ले रही है, हीट इन, जिसको हम क्यू हाई से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन वर्क डन किसके इक्वल था, अभी हमने देखा क्यू वन माइनस क्यू टू, यानी क्यू वन माइनस क्यू टू और क्यू हाई माइनस क्यू लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू हाई की यानी कि क्यू इन और क्यू वन। इसको डिवाइड करें डिनोमिनेटर के फैक्टर से, फिर आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा वन माइनस क्यू एल ओवर क्यू एच, ठीक है। एफिशिएंसी किसके इक्वल आ गई, वन माइनस क्यू लो ओवर क्यू हाई, यानी कि हीट सिंक और हीट बाथ की जो हीट्स हैं उनकी जो रेशियो है उसको जब वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास उस इंजन की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ से देखें, इस फार्मूले से देखें कि ईटा जो है वो मैक्सिमम कब होगा, ईटा आपके पास मैक्सिमम कब होगा। देखिए ये मैक्सिमम इसकी ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू कब पॉसिबल होगी, जब ये वाला फैक्टर जो है ये मिनिमम होगा, जब ये फैक्टर ये कम से कम होगा तो आपके पास ईटा जो है मैक्सिमम होगा। देखिए वन में से आप जितनी छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर उतने आपके पास ग्रेटर होगा। तो फॉर ईटा टू बी लार्जेस्ट द रेशियो QL over QH मस्ट बी अ मिनिमम, ये मिनिमम होनी चाहिए। और इसका मिनिमम किसके इक्वल है, QL और QH, देखिए Q लो ओवर Q हाई, Q लो ओवर Q हाई का मिनिमम किसके इक्वल है, T लो ओवर T हाई के, ठीक है ना। ग्रेटर देन तो हम ले ही नहीं रहे, सिर्फ मिनिमम का, मैं दोनों में से मिनिमम क्वांटिटी क्या है कि जब ये इक्वल का साइन होगा, तो QL ओवर QH जो है वो किसके इक्वल है, QT लो ओवर T हाई के। इसका जो मिनिमम है दिस रेशियो इज जस्ट इक्वल टू T लो ओवर TH, इसको इसके इक्वल पुट कर दें इसी इक्वेशन में, QL ओवर QH को रिप्लेस कर दें TL ओवर TH से, तो ईटा मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगा, वन माइनस TL ओवर TH। लेकिन ये किसके लिए, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक नेसेसरी कंडीशन है, जो मेन चीज है वो नोट करने वाली वो ये है कि ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए, अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो फिर इसका जो मिनिमा है वो इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। फिर ये दोनों क्वांटिटीज जो है, ये दोनों रेशियोज जो है, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल नहीं होगी अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। ये तभी दोनों इक्वल है अगर आपकी जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, तो फिर हम इसको इन रेशियो हीट की इन रेशियो को टेम्परेचर की इस रेशियो से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। सो नाउ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन इज इक्वल टू वन माइनस TL ओवर T हाई, यानी कि हीट सिंक की
temperature divided by heat bath का temperature. और no engine can be more efficient than a Carnot engine. और ये maximum देखें efficiency है, इससे ज़्यादा efficiency possible है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा जो है वो possible है. You can check the statement if engine is irreversible. For example हम suppose करते हैं जी engine जो है irreversible है, फिर क्या होगा, अगर engine irreversible है तो फिर देखें ये चीज़ जो कभी भी इसके equal नहीं होगी, ये सिर्फ उसी वक्त इक्वल होंगे, ये रेशियो जो है वो इस रेशियो के इक्वल होगी जब आपके पास प्रोसेस रिवर्सिबल होगा. इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये रेशियो इक्वल नहीं होती है और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आपके पास नहीं है, ठीक. नाउ अगेन हम सेकंड लॉ ऑफ स्टेटमेंट की तरफ आते हैं. देखिए हमने दो उसकी स्टेटमेंट से क्लॉसियस ने दी थी, कैल्विन ने दी थी. प्रोसेस स्टेटमेंट थी कि कोई भी प्रोसेस या इंजन ऐसा पॉसिबल नहीं है whose sole result is cooling a colder body and heating a hotter body. ये कोई ऐसी मशीन बनाना मुमकिन नहीं है कि इसमें से आप एक में से सिस्टम में से हीट निकाल देते हैं दूसरे में ऐड करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना. यानी कि अगर आप एक सिस्टम में से हीट निकाल रहे हैं दूसरे में से हीट आउट करें तो डेफिनेटली उसकी सराउंडिंग में कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, कुछ चीजें इफेक्ट हो रही होंगी. सो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बाज़ाहिर जो है ये काफ़ी डिफरेंट लगती हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट का जो सॉल्व रिजल्ट है, ये कॉन्सिक्वेंस है, वो इक्वल है, आइडेंटिकल है, ठीक. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव फंक्शन ऑफ स्टेट नोन एज एंट्रोपी दैट कैन नेवर डिक्रीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. अभी जो बात हमने देखी है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी जो है, इनकी टोटल एंट्रोपी जो है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती है. किसी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एंट्रोपी है वो कभी डिक्रीज नहीं होती. देखिए अगर आपके पास एक सिस्टम है, कॉम्पोजिट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर दो सिस्टम हो रहे हैं, दो स्मॉल सिस्टम है, ए सिस्टम बी सिस्टम है, उनको मिला के आपने एक कॉम्पोजिट सिस्टम बना लिया. ओवरऑल उस सिस्टम की जो टोटल एंट्रोपी उस सिस्टम की है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी. हाँ ये हो सकता है कि उस सिस्टम के अंदर जितने भी सब सिस्टम है उनमें से किसी एक की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और किसी दूसरे की डिक्रीज हो रही है, यानी कि अगर एक में से हीट निकल रही है तो किसी दूसरी सिस्टम में दूसरी बॉडी में हीट जा रही हो, बट ओवरऑल उस सिस्टम की एंट्रोपी जो वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी. एंट्रोपी चेंज या तो जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा. सो because the entropy can't decrease in an isolated system, we conclude that the entropy is a maximum for an isolated system in equilibrium. जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है तो उस वक्त उसकी एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम होती है. ये पॉइंट आपने याद रखना है. एंट्रोपी इज ऑलवेज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम एंट्रोपी होती है, सैचुरेट कर जाती है, ठीक है, और चेंज इन एंट्रोपी जो है फिर उस पॉइंट पे आके जीरो हो जाता है. What is the what does mean additive? The term additive means that if the entropy of the two system is, for example, the entropy of system A is SA and the entropy of system B is SP, then the total entropy of the combined system is just simply the addition of entropy of system A and entropy of system B. So we can show that the Kelvin and Clausius statements follow from this version of the second law of thermodynamics. इसी चीज को हम अगेन इसने इसको रीराइट किया हुआ है कि डेल्टा एस इसी स्टेटमेंट को कि एंट्रोपी किसी आइसोलेटेड सिस्टम की कैन नेवर बी डिक्रीज. तो डेल्टा एस कॉम्पोजिट यानी कि किसी भी कॉम्पोजिट सिस्टम की एंट्रोपी चेंज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, या वो ग्रेटर होगी जीरो से या वो जीरो के इक्वल होगा. कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगी, डिक्रीज नहीं करेगी. वेयर एस कॉम्पोजिट इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस इट्स सराउंडिंग. टोटल जितनी भी आपके पास सिस्टम कॉम्पोजिट सिस्टम के अंदर जितने भी सब सिस्टम आ रहे हैं उन सबको मिला के उसको टोटल एंट्रोपी की बात करें. इफ अ चेंज इज रिवर्सिबल, अगर प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है, चेंज रिवर्सिबल है, वी कांट हैव डेल्टा एस कॉम्पोजिट ग्रेटर देन जीरो. वो ग्रेटर देन जीरो हम तब लेंगे जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा. रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा डेल्टा एस जो है वो जीरो होता है, ये बात हमने याद रखनी है. इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो फिर हम ग्रेटर देन जीरो का साइन लेंगे और नेक्स्ट जीरो कभी भी पॉसिबल ही नहीं होता. एंट्रोपी चेंज कभी भी हम जीरो नहीं ले सकते.
So next we can have to define the thermodynamic definition of the temperature. टेम्परेचर की थर्मोडायनामिक डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए जो है एक कॉम्पोजिट सिस्टम हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कॉम्पोजिट सिस्टम ले लिया है, ठीक है, उसके अंदर दो सब सिस्टम जो है वो शामिल हैं। उस कॉम्पोजिट सिस्टम के अंदर हमने एक्चुअली प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है कि सेकंड लॉ से हम कैसे थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की प्रॉपर्टी जो वो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कुछ फार्मूले से हम टेम्परेचर की थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम कंसिडर करेंगे किसी आइसोलेटेड कंपोजिट सिस्टम को दैट इज पार्टीशन इनटू टू सब सिस्टम, जिसकी पार्टीशनिंग हुई है इस तरह से कि उसके अंदर दो सब सिस्टम हैं, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, एंड दे आर फिक्स्ड, both system are fixed via impermeable insulating wall। दोनों के दरमियान जो है वो immovable वॉल है और वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है। और कॉम्पोजिट सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी है सिस्टम ए की एनर्जी प्लस सिस्टम बी की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरह से जो दोनों साइड्स का वॉल्यूम है, सिस्टम ए का वॉल्यूम प्लस सिस्टम बी का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, किसी किस्म का कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है। सिमिलरली नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कहा जो इनिशियली दोनों साइड से वो भी कांस्टेंट है, जो पार्ट ए में पार्टिकल्स हैं जो पार्ट बी में सिस्टम बी में पार्टिकल्स हैं, उन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट है। अब देखिए हमें पता है, अभी हमने में बात की थी कि एंट्रोपी जो है वो एडिटिव क्वांटिटी, आपके पास एंट्रोपी को हमेशा टोटल एंट्रोपी जब आप फाइंड करते हैं तो आपके पास जितने भी सब सिस्टम्स होते हैं उन सबके एंट्रोपी को जब आप ऐड करते हैं तो फिर आपके पास टोटल एंट्रोपी आती है। दैट्स मीन कि एंट्रोपी इज एन एडिटिव क्वांटिटी। सो एंट्रोपी ये देखिए हमने पूरा टोटल कॉम्पोजिट सिस्टम की एंट्रोपी फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल होगी, एस किसका फंक्शन होगी, एनर्जी का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का और वॉल्यूम का। तो एंट्रोपी किसका फंक्शन है, सिस्टम ए और सिस्टम बी, इन दोनों की एंट्रोपीज का फंक्शन है, एनर्जीज का, वॉल्यूम का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो टोटल एंट्रोपी एस किसके इक्वल है, सिस्टम ए की एंट्रोपी प्लस सिस्टम बी की एंट्रोपी, एस ए एस बी। अब एस ए सिस्टम ए की एंट्रोपी किसका फंक्शन है, सिस्टम ए की एनर्जी, सिस्टम ए का वॉल्यूम, सिस्टम ए की नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और सिस्टम बी की एंट्रोपी किसका फंक्शन है, सिस्टम ए की एनर्जी, बी की एनर्जी, सिस्टम बी का वॉल्यूम एंड सिस्टम बी का नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ अब हम इन कॉम्पोजिट सिस्टम, इस पूरे सिस्टम के बीच में हम थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली हमने थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की डेफिनेशन फाइंड करनी, तो उसके लिए हम चाह रहे हैं, देखिए इनिशियली सिस्टम ए की एनर्जी और सिस्टम बी की एनर्जी डिफरेंट होगी, ए की वैल्यू कुछ और होगी, सिस्टम बी की एनर्जी की वैल्यू कुछ और है। हाँ, इन दोनों का सम कांस्टेंट जरूर है बट दोनों की वैल्यूज चेंज है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करना चाह रहे हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हम दोनों साइड्स पे यानी कि सिस्टम ए और सिस्टम बी का टेम्परेचर सेम करना चाह रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो फिक्स इमूवेबल इंसुलेटिंग वॉल थी, इस वॉल को यानी कि दोनों सिस्टम की, देखिए सिस्टम ए लें साथ में सिस्टम बी लें, जो इस दरमियान में वॉल होगी पार्टीशनिंग मिली है, उस वॉल को हम रिप्लेस कर देंगे किसी कंडक्टिंग वॉल से, ठीक है ना। वो वॉल पहले इंसुलेटिंग वॉल थी, उसकी बजाय हमने कंडक्टिंग वॉल ले ली। कंडक्टिंग वॉल जैसे लेंगे तो एक सिस्टम से दोनों दूसरे सिस्टम में हीट जो है वो जाना शुरू कर देगी, ठीक है। टू सब सिस्टम्स आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, आपने दोनों सब सिस्टम्स के दरमियान में थर्मल कॉन्टैक्ट करवा दिया और आप अलाउ कर दिया आपने कि एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले, तो डेफिनेटली जिस साइड पे एनर्जी ज्यादा होगी, जहाँ पे हीटिंग ज्यादा होगी, वहां से एनर्जी ट्रांसफर होगी कूलिंग वाली साइड पे। तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, फाइनली क्या होगा कि दोनों साइड्स का टेम्परेचर जो है वो इक्वल आ जाएगा। सो वी हैव रिमूव एन इंटरनल कांस्टेंट, जो इंटरनल कांस्टेंट था वो हमने रिमूव कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द वैल्यू ऑफ ई एंड ईवी विल बी सच दैट द एंट्रोपी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम बिकम्स अ मैक्सिमम। तो अब चेंज इन एंट्रोपी सिंपली जब कोई फंक्शन ऑफ स्टेट लिखते हैं तो हमें पहले भी देखा था इसकी जो फंक्शन ऑफ स्टेट की, जब हम किसी में चेंज लेते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट का, तो कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें टोटल एंट्रोपी में चेंज जो है किसके इक्वल है, सिस्टम में। सिंपल आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। अब टोटल
इसमें दो वेरिएबल्स हैं, डेल्टा एस ए और डेल्टा एस पी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम ए, चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम ए की एंट्रोपी में चेंज आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, ठीक है, एट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट। चेंज इन एंट्रोपी आप ले रहे हैं, उसमें देखिए एंट्रोपी चेंज अपनी किसके रिस्पेक्ट से लिया है, एनर्जी के रिस्पेक्ट से लेना है, क्योंकि हम सिर्फ एनर्जी चेंज करवा रहे हैं दोनों सिस्टम के दरमियान में। नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इनिशियली जो एन था, जो वी था, वो वही है। हमने सिर्फ थर्मल कॉन्टैक्ट करवाया और उससे क्या हुआ है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हुई है, एनर्जी चेंज हुई है, टेम्परेचर चेंज हुए हैं, और कोई वी और एन चेंज नहीं हुए। तो इसमें इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सिस्टम ए, वो विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ सिस्टम ए लेंगे, जबकि वी और एन ए जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। सिमिलरली पार्शियल एस और पार्शियल ई लेंगे, सिस्टम बी की एनर्जी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, जबकि सिस्टम बी का वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेंगे, ठीक। अब देखिए ई किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी जो है वो अगेन कांस्टेंट है, ई ए प्लस ई बी जो वो कांस्टेंट है। तो इसमें चेंज आप फाइंड करें क्या होगी, ये हम इसका सिंपल इसका डिफरेंशियल लें दोनों तरफ, डी ई इज इक्वल टू डी ई ए प्लस डी ई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, जीरो। इस साइड पे आपके पास जीरो आ जाएगा, तो डी ई ए प्लस डी ई बी इज इक्वल टू जीरो। तो वहां से डी ई ए किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस डी ई बी, क्योंकि डी ई बी किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस डी ई ए। तो वो रिप्लेस कर दें इसको, डी ई बी की जगह आप पुट कर दें माइनस डी ई ए। तो वो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, वो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें भी डी ई ए का फैक्टर आ जाना है और यहाँ पे भी आ जाएगा, उसको आप कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, दिस माइनस दिस, तो ये डी ई ए का फैक्टर आपने कॉमन निकाल लिया बाहर। देखिए अब कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है, अभी हमने शुरू में बात की थी कि इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी हमेशा मैक्सिमम होती है। तो जब मैक्सिमम कोई चीज होगी, मैक्सिमम का मतलब है कांस्टेंट हो गई है, उसमें मजीद चेंज नहीं आ रहा, एस कांस्टेंट हो गया, सैचुरेट कर गया इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो जब एस जो है वो कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम होगा इक्विलिब्रियम पे, उसमें जो चेंज लेंगे डेल्टा एस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट के जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो जीरो आता है। सो चेंज इन एस इज इक्वल टू जीरो फॉर इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि चेंज इन एंट्रोपी जो है वो हमेशा जीरो होती है। तो डेल्टा एस को जब आप जीरो लेंगे, इसको जीरो लें तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये चीज तो याद देखें, ये चीज जीरो है या फिर ये चीज जीरो है, तो ये चीज तो जीरो हो नहीं सकती है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ये क्वांटिटी जो है वो जीरो के इक्वल है। तो इसको जीरो के इक्वल जब आप रखेंगे, उससे फिर देना इसको आप रीअरेंज करें, सॉल्व करें, तो ये रेशियो इज इक्वल टू आ जाएगी पार्शियल एस पी और पार्शियल ई बी के। इसमें इसको जीरो पुट करेंगे तो ये आपके पास दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो आ गया, उसमें से आइदर ये जीरो है या ये जीरो है। तो सिंपली अब ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये चीज जीरो है। जब इसको जीरो रखेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। So because the temperature of the two systems are equal in thermal equilibrium, we conclude that the derivative partial S per partially must be associated with the temperature. So we will find that it is a convenient to define the thermodynamic temperature T as ये partial S over partial E किसके इक्वल आएगा, 1 over T के। ओके हमें पता है, देखिए सिंपली एंट्रोपी की डेफिनेशन लगाइए, क्या होती है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी। डी क्यू लिख लें या डी ई लिख लें, क्योंकि हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो डी ई ओवर टी, तो आपने वो डी ई इधर ले गए हैं, पार्शियल एस ओवर पार्शियल ई इज इक्वल टू 1 ओवर टी। तो ये दोनों साइड्स का टेम्परेचर, यानी कि जितना चेंज सिस्टम ए की एंट्रोपी में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ सिस्टम ए, वो किसके इक्वल है, पार्शियल एस पी और पार्शियल ई बी। ये दोनों साइड्स की एंट्रोपी चेंज जो है इक्वल है, तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं कि पार्शियल एस ओवर पार्शियल ई किसके इक्वल है, 1 ओवर टी के। सिंपली आपने एंट्रोपी की डेफिनेशन यूज की एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी, फार्मूला आ जाएगा थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का। जब भी आपने टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे किसी भी सिस्टम के लिए, अगर वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे आप टेम्परेचर की वैल्यू सिंपली फाइंड कर सकते हैं पार्शियल एस ओवर पार्शियल ई इज इक्वल टू 1 ओवर टी लेने से। बट
रिमेंबर वन थिंग कि वॉल्यूम और एन जो है वो कांस्टेंट है, वो आप चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास कंडीशन पर थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगी कि 1/TA जो है वो 1/TB के इक्वल है, बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल थी। ये सिंपली हम यूं भी कह सकते हैं कि सिस्टम ए और सिस्टम बी का टेम्परेचर जब इक्वल है तो डेफिनेटली भी इक्वल होंगे। जब आपने थर्मल कांटेक्ट करवा दिया और सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम को रीच कर गया, तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब ही यही है कि दोनों साइड्स का सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो गया, सेम हो गया। जो सिस्टम ए का टेम्परेचर होगा वही सिस्टम बी का टेम्परेचर होगा, और उसको हम किसी जनरल टेम्परेचर टी के इक्वल लिख सकते हैं। टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी, दिस इज इक्वल टू 1/T। तो इसी चीज को अगेन उसने रिराइट किया हुआ है कि डेल्टा एस इक्वल टू 1/, इसी फार्मूले में देखें, इसी इक्वेशन में डेल्टा एस इज इक्वल टू, अब पार्शियल एस ए और पार्शियल ई ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1/TA माइनस ये चीज किसकी इक्वल आएगी बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, 1/TB, 1/TB 1/TA माइनस 1/TB इंटू DEA। इसी चीज को उसने दोबारा अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये उसने क्यों लिया है, ग्रेटर देन 0 ही क्यों लिखे हैं, इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि लेस देन 0 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कंपोजिट सिस्टम है। या इक्वल टू 0 होना था या ग्रेटर देन 0 होना था, तो ग्रेटर देन 0 उसने क्यों लिया है, बिकॉज द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ये आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आप दोनों सिस्टम के दरमियान में थर्मल कॉन्टैक्ट जो है वो बंद करवा दें, बंद करा देंगे तो कभी भी दोनों सिस्टम जो है अपने इनिशियल टेम्परेचर पे वापस नहीं आएंगे। जो उनका टेम्परेचर एक दफा सेट हो गया वो उसी टेम्परेचर पे स्टे करेंगे, ठीक है, वो अपने इनिशियल टेम्परेचर पे वापस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि हम दोबारा से जहां से चले थे वहां पे हम नहीं दोबारा उस स्टेट को, उस कंडीशन को अटेन नहीं कर सकते हैं। सो द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ऐसे प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं कि जहां पे इसमें आप इनिशियल स्टेट में कंडीशन में वापस ना जा सके। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, so this is the end of our today lecture.